हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम वापस से आ गए हैं एक और नई सीरीज लेते हुए खास आपके लिए। इस बार हम लाए हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। आपको पता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से आपके कुछ एग्जाम्स जो हैं वो आगे एक्सटेंड हो गए हैं, जिसमें से एक है बिजनेस स्टडीज का। ये जो बिजनेस स्टडीज है इसमें से कुछ चैप्टर्स है जो बहुत हार्ड लगते हैं या फिर उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, इस वजह से उनको याद करने में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से उन चैप्टर्स को हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं और जितनी आसान तरीके से इनको समझा सकते हैं या याद रख सकते हैं उतनी आसान तरीके से इनको याद रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो। तो चलिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आपकी बीएसटी की जो सेकंड बुक होती है, अगर आपकी 2 बुक्स हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, जो कि आपके सीबीएसई से जो आपको मॉड्यूल मिलता है उसमें फर्स्ट चैप्टर होता है सेकंड वाली बुक का। तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, सबसे पहले तो उसको समझे कि इस चैप्टर के वर्ड बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। बिजनेस फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस मतलब द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। मतलब कोई भी बिजनेस चालू रखने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को करने के लिए जो भी पैसा लगता है, फ्री में तो कोई बिजनेस होगा नहीं। जो भी बिजनेस करना है उसमें कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ही। तो जितना भी पैसा लगता है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लगे या चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लगे, उसको पूरे पैसे को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। तो बिना पैसों के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, और जो पैसे चाहिए उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी पैसे से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस फाइनेंस होते क्या हैं, क्या क्या चीजें बिजनेस फाइनेंस को अफेक्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें। टोटल मिला के इस चैप्टर के 4 पार्ट है। ये जो 4 पार्ट है उसमें सबसे पहला पार्ट जो कि आज हम लेने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड है फाइनेंशियल प्लानिंग, थर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर और फोर्थ है टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो इन चारों में से जो चीज हम आज पढ़ने वाले वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में दे रखी है वो है ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, जो कि एक कंपनी का पैसा संभालता है, उसकी जो भी एक्टिविटी होती है, उसकी एक्टिविटी एक ही है, कंपनी का पैसा संभालना। तो ये जो पैसा संभालने की जो एक्टिविटी है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। अब हमें इतनी आसानी से आंसर तो लिखना नहीं एग्जाम में, तो इसको कैसे याद रखें, इस वाली डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन को अगर आपको याद रखनी है तो आपको याद रखने पड़ेंगे आपके फर्स्ट बुक के ज्यादातर चैप्टर्स। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन 5 में से सिर्फ स्टाफिंग हटा दीजिए, बाकी 4 आपको यहां दिख रहे होंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करने को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला गया है। तो सर दूसरा सवाल आता है कि ऐसा क्यों करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसका ऑब्जेक्टिव आता है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। हर एक बिजनेस पैसा सही से इस वजह से संभालता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा करे। आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप एक एक रुपए का क्यों हिसाब रखते हैं, ताकि पैसा कम ना हो, उल्टा जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होता रहे। शेयर होल्डर्स एक कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव हो गया शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ाना, मीन शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। अब डेफिनेशन देख ली, ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब सवाल आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, लेकिन कैसे, किस तरीके से की जा सकती है। तो उसको समझने के लिए आपको ये 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। हर एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन।
सर फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है टू गेट मनी एट लो कॉस्ट। मतलब आपको पैसों की जरूरत है, बिजनेस को हर टाइम होती है, तो वो पैसों को उस सोर्सेस से लाओ जहां से आपको खर्चा कम से कम हो। सर खर्चा कम से कम हो मतलब पड़ोस से ले लो, आने जाने का भी खर्चा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास टोटल मिला के दो सोर्सेज होते हैं, दो मेन सोर्सेज जहां से आप पैसा ले सकते हो, जिसमें सबसे पहला है डेप्ट और दूसरा है इक्विटी। ये दो सोर्सेज हैं जिसके बीच में कंपनी कंफ्यूज रहती है, जिस तरीके से ये रह रहे हैं। अब सर इन दोनों की कॉस्ट कैसे पता लगाई जाती है? डेप्ट की कॉस्ट होती है, डेप्ट का मतलब लोन, जैसे कि आप उसमें देख रहे हैं। डेप्ट की जो कॉस्ट होती है वो होती है उसकी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप पे करते हैं लोन पे, वो उसकी कॉस्ट हो गई। वो इंटरेस्ट आप इस वजह से पे कर रहे हैं क्योंकि आप उस लोन का पैसा यूज कर रहे हैं। वैसे ही इक्विटी या शेयर्स का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है आपके डिविडेंड। आप शेयर्स जब कंपनी देती है तो कंपनी को उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ता है, प्रॉफिट्स का शेयर पे करना पड़ता है। तो वो जो डिविडेंड वो दे रही है वो उस इक्विटी का या उस शेयर का कॉस्ट हो गया। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये चेक करना है कि उसको कहां पे कॉस्ट कम पड़ रही है, जहां पे उसको कॉस्ट कम पड़ रही है वो पैसा वहां से लाए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन ये होता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने चीज बताई सिर्फ इसी के बेसिस पे पता लगाया जाता है, डेप्थ ले या इक्विटी ले, और भी चीजें हैं जो कि इनको इफेक्ट करती है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन या जो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो डिसीजन लेना वो यही लेना है कि मैं डेप्थ से पैसा लूं या शेयर से पैसा लूं। दूसरा डिसीजन जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना पड़ता है वो है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन में उसको लेना है टू यूज मनी प्रॉफिटेबली। मतलब जो पैसा आपने कम खर्चे पे लिया है उसको इस तरीके से यूज करो कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इन्वेस्टिंग वर्ड का मतलब तो नॉर्मली आप जानते ही हो, किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना या किसी चीज में पैसा लगाना फॉर प्रॉफिट पर्पस। तो इनका यही है कि अगर आप किसी चीज में पैसा लगा रहे हो तो उस चीज में पैसा लगाओ जहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ये लेना भी उसका डिसीजन है। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। अब उसको ये डिसीजन लेना है कि जो प्रोजेक्ट उसके सामने है उस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करे या ना करे। और वो कैसे लिया जाएगा? ये चेक करके क्या जो हम जितना प्रॉफिट चाहते हैं उतना प्रॉफिट ये दे रहा है या नहीं दे रहा। समझ में आया? तीसरा और इंपॉर्टेंट डिसीजन वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड वर्ड का मतलब हमने समझ रखा है। डिविडेंड का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पैसा बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। सवाल यहां आता है कि सर हम डिविडेंड कितना दें? अब प्रॉफिट मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया, क्या 100 के 100 करोड़ हम शेयर होल्डर्स में बांट दें या उसमें से 40 करोड़ अपने पास रख ले, 60 करोड़ बांट दें? सर ऐसा सवाल क्यों आता है? ऐसा सवाल इस वजह से आता है, अगर आपने वो प्रॉफिट पूरा बांट दिया शेयर होल्डर्स को तो फ्यूचर में अगर एकदम से तुम्हें पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो आप वापस से शेयर होल्डर के पास लेने नहीं जाओगे, क्योंकि वो चीज करने गए, शेयर्स इश्यू करने गए, तो आपको वापस से कॉस्ट लगेगी। शेयर इशू एक्सपेंस का नाम जानते हो कि जब आप शेयर इशू करते हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, आपने अकाउंट्स में तो पढ़ा ही होगा कंपनीज के अंदर कि शेयर किस तरीके से इशू होता है। तो एप्लीकेट करना, अलॉट करना, उन सारी चीजों के अंदर आपकी कॉस्ट लगती है। तो उससे बचने के लिए कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ज्यादातर नहीं बांटते। वो कुछ पोर्शन संभाल के रखते हैं और कुछ पोर्शन दे देते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन में उनको डिसीजन लेना है कि प्रॉफिट को वाइजली एक समझदार व्यक्ति की तरह बांटे। दो ऑप्शन है उनमें, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब अपने जेब के अंदर डाल लें साइड में फ्यूचर पर्पस के लिए, बांटे नहीं शेयर होल्डर में। और दूसरा ऑप्शन है टू पे डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर में बांट दें। अब वहां पे मैनेजर को ये डिसाइड करना है क्या हम रिजर्व में डालें प्रॉफिट या डिविडेंड में डालें। अगर दोनों में करना है तो कितना तो रिजर्व में जाएगा और कितना डिविडेंड में होगा। होप सो आपको ये तीन डिसीजन का जो मेन क्रक्स पॉइंट है वो समझ में आ गया कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या, डिविडेंड का मतलब क्या। सिंपल भाषा में बोले, सस्ते में पैसा लाओ, प्रॉफिट में पैसा डालो और फिर जो प्रॉफिट होगा उसको कुछ तो संभालो और कुछ डिविडेंड में डाल दो।
इस वाले वीडियो के अंदर हम जो इन तीनों में से पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब जब फाइनेंसिंग डिसीजन एक मैनेजर लेता है तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसिंग डिसीजन लेने होते हैं। उन्हीं फैक्टर्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे। फैक्टर्स, डेप्थ और इक्विटी, ये तीन चीज आपके सामने आ गए। हम फैक्टर लिखेंगे, वो फैक्टर में क्या होगा कि जो आप डेप्थ लें और क्या होगा कि आप इक्विटी लें, वो सिचुएशंस इसमें डाली जाए। सबसे पहला फैक्टर जो आपका आया वो आया कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। अगर एक कंपनी के पास ज्यादा कैश आता है मींस वो उस कैश को खर्च किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि आप किराने वाले की दुकान पे, अब किराना वाला ज्यादातर जो भी डीलिंग करता है वो कैश के अंदर करता है, हैंड टू हैंड पेमेंट लेता है और हैंड टू हैंड सामान देता है। उसकी वजह से रोजाना उसको इनकम होती है, रोजाना उसके पास कैश आता जाता रहता है, कैश फ्लो रहता है। जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनको 6-6, 8-8 महीने बाद होता है पैसा आता है उनके पास। वो हमेशा कैश की रिक्वायरमेंट में रहते हैं क्योंकि उनको पहले माल बनाना होता है, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, तब जाके 6-8 महीने बाद वो सामने वाला उनको पेमेंट देता है। तो उनको तो साल में 1 बार 2 बार या 3 बार ही पेमेंट आता है, वरना पेमेंट आता नहीं, तो उनके पास कैश की कमी रहती है, उनका कैश फ्लो कम रहता है। तो अगर आपके पास कैश ज्यादा है तो आप याद रखिए डेप्थ में आपको इंटरेस्ट हर महीने पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट जाती है हर महीने। तो अगर कैश फ्लो हाई है आपका तो आप इंटरेस्ट या आपके जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसका पेमेंट इजीली कर पाएंगे क्योंकि कैश हैंड टू हैंड हमेशा हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं या फिर कोई ऐसी कंपनी वाले हैं या ऐसा बिजनेस वाले हैं जिसमें आपके पास कैश बहुत कम बार आता है, बहुत कम बार जाता है, ज्यादातर जो होता है वो क्रेडिट पे ही काम होता है, तो उस केस के अंदर आप इक्विटी लें। क्योंकि इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता। प्रॉफिट है और हमने डिसीजन लिया वो बांटना है तो डिविडेंड देंगे, वरना डिविडेंड नहीं देंगे। तो अगर आपके पास कैश फ्लो हाई है तो डेप्थ लीजिए, और अगर कैश फ्लो लो है तो आप इक्विटी से पैसा लीजिए। सेकेंड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ टेकिंग मनी, फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको पहले बता दें 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब जो आगे हमने कॉस्ट पढ़ा कि डेप्थ के लिए तो इंटरेस्ट और इक्विटी के लिए डिविडेंड, जो रेगुलरली दोनों को पे करना पड़ता है जब तक आप यूज करोगे तब तक, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग है। ये फ्लोटेशन कॉस्ट अलग है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जब फर्स्ट टाइम आप उनसे पैसा ले रहे हो स्टार्टिंग के अंदर, उस टाइम पे सिर्फ जो खर्चा लगेगा वो खर्चा, जैसे कि लोन लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है, वो प्रोसेसिंग फीस आपको लाइफ टाइम पे करनी नहीं पड़ रही जब तक लोन आप रीपे नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम आप जब लोन ले रहे हो तभी पे करनी पड़ रही है। इक्विटी के केस के अंदर शेयर इशू एक्सपेंस, जब तक शेयर आपके पास है तब तक शेयर इशू एक्सपेंस नहीं लगता, वो फर्स्ट टाइम जब आप शेयर इशू करते हो तो ही लगता है, बाद में नहीं लगता। तो टेकिंग मनी का जो खर्चा होता है, मतलब आपके पैसे लेते टाइम जो वन टाइम फीस लगती है, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। सिंपल सी बात, जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट लो होगी उसको लिया जाएगा, जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होगी उसको नहीं लिया जाएगा। तो विच एवर इज लोअर, दोनों में से जिसके पास कम हो फ्लोटेशन कॉस्ट, आप वहां से लीजिए। थर्ड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने बताया, डेप्थ के लिए इंटरेस्ट और इक्विटी के लिए डिविडेंड। तो उस केस में भी दोनों में से जिसका चीप पड़ रहा हो, मतलब जिसकी कॉस्ट कम पड़ रही हो, आप उससे लीजिए। अगर इक्विटी आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि डिविडेंड कम देना है तो आप इक्विटी लीजिए, और अगर आप डेप्थ लेना पड़ता है ताकि आपको इंटरेस्ट सस्ता पड़ रहा है आपको इस वजह से, तो आप डेप्थ लीजिए। चौथी, रिस्क ऑफ सोर्स। सोर्स का रिस्क कितना है। सर रिस्क क्या होता है, पहले तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। विच एवर इज लो, रिस्क कम से कम होना चाहिए। सर रिस्क का मतलब क्या, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेप्थ लेते जाएंगे तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा डेप्थ खड़ी हो जाएगी आपके पास, और इतनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट हर महीने जा रही होगी कि आपके दिवालिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी आप इशू करते जाएंगे तो मार्केट में इतने ज्यादा इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे कि आपके हाथ से कंट्रोल भी चला जाएगा और आपकी मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब के सब अपना डिसीजन लेने पे तुले हुए होंगे, नहीं नहीं ये करो, नहीं नहीं वो करो। तो आपको लगता है जहां पे रिस्क कम से कम आ रही हो आप वहां से लीजिए।
डेप्थ कम है तो रिस्क ज़्यादा है नहीं, तो आप डेप्थ से लीजिए। इक्विटी कम है, डेप्थ ज़्यादा है, तो इक्विटी में रिस्क कम है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कम है, तो आप इक्विटी से लीजिए। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी? याद रखिएगा, लोन को तो रेगुलर पे करना होता है इंटरेस्ट, लेकिन इक्विटी को रेगुलर पे करना नहीं होता। प्रॉफिट है तो डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो डेप्थ में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो फिक्स कॉस्ट होती है। तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहोगे, उस केस के अंदर आप इक्विटी लीजिए। लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कम है, ज्यादा कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आप डेप्थ से पैसा ले सकते हैं। तो अगर फिक्स कॉस्ट लो है तो डेप्थ लीजिए, लेकिन फिक्स कॉस्ट हाई है तो आप इक्विटी प्रेफर करो। नेक्स्ट फैक्टर आपका कंट्रोल कंसीडरेशन। ये जो पॉइंट होता है ये बहुत बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते। कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक चीज के 5 ओनर है, तो जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो पांचों के पास जो कंट्रोल है वो सबके पास मान लीजिए इक्वल 20-20% है। वहीं पे अगर छठा ओनर उसमें इंक्लूड हो जाता है तो सबकी ओनरशिप का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो वैसे ही अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनका कंपनी पे जो कंट्रोल है, परसेंटेज ऑफ शेयर है, वो कम ना हो, तो वो चाहेंगे ही नहीं कि इक्विटी शेयर इशू हो, क्योंकि नए इक्विटी शेयर इशू हुए तो नए लोगों को इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो उनका परसेंटेज कम हो जाएगा खुद का और उनका बढ़ जाएगा। तो जबकि कहाँ आपके पास मान लीजिए 80% है, नई इक्विटी शेयर करे तो आपके 75% हो जाएगी। 80 और 75% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कंपनीज के अंदर, तो इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो। तो कंट्रोल कंसिडरेशन है, अगर कि आप कंट्रोल को अपने पास रखना चाहते हो, ऐसा मोटिव है आपका, तो आप डेप्थ लीजिए, क्योंकि डेप्थ से आपका कंपनी के ऊपर से कंट्रोल नहीं जाता। लेकिन अगर कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं है कि किसी को आना है तो आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इक्विटी शेयर लीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट के अंदर आपको ये चेक करना होता है कि स्टॉक एक्सचेंज अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। रोज अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा कि रोज न्यूज आती है कि आज बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 अंक ऊपर गया, 300 अंक नीचे गया। सर, स्टॉक एक्सचेंज नीचे कब जाता है? जब लोग इन्वेस्ट करने कम कर देते हैं। लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी है ना कंपनी सारी डूबने वाली है, हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, शेयर खरीदने ही नहीं है, सब अपने होते हैं शेयर तो वो भी बेच देते हैं, तो वो नीचे जाता है। वहीं पे स्टॉक मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं नहीं हमें इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी के अंदर, और वो लगातार शेयर परचेज करते रहते हैं। तो अगर लोग लगातार शेयर परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप अपने नए शेयर इशू करोगे तो लोग खरीदने को रेडी रहेंगे, और चांसेस ज्यादा है कि आपके सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाए, वो भी हाई वैल्यू पे। वहीं पे अगर वो डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, मींस कि वो लगातार कम होता जा रहा है, उस टाइम पे अगर आपने शेयर इशू किए स्टॉक मार्केट में तो खरीदने वाले लोग कम होंगे। हो सकता है कि जितने आपने इशू किए वो सारे के सारे सब्सक्राइब भी ना हो और खर्चा और लग जाए आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने का। तो इस वजह से कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर राइजिंग है तो इक्विटी लीजिए, और अगर डिप्रेशन जा रहा है तो डेप्थ से लीजिए, इक्विटी मत लीजिए, आपको लोन ले लीजिए, क्योंकि शेयर खरीदने को तो कोई रेडी है ही नहीं। तो इसी के साथ आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स सारे के सारे यहाँ कंप्लीट होते हैं, और बाकी जो डिसीजन है आपके डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन, उन दोनों का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फैक्टर्स देखते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बने रहिएगा। ये चैप्टर लंबा है, 3 से 4 वीडियोस लगेंगे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने में, और जितना हो सके उतना इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक कीप रीडिंग, बाय बाय।